कार्बोकेटायन, यानी कार्बन पर धनावेश पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई मेथिल कार्बोकेटाइन है, मिथाइल कार्बोकेटायन। इसके अलावा थोड़ा सा बड़ा होगा तो एथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको, एथाइल कार्बोकेटायन। इसके अलावा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन। इसके अलावा और भी बहुत से कार्बोकेटाइन हो सकते हैं। अपने मुख्य जैसे नॉर्मल कार्बोकेटाइन की बात करें तो इससे मेथिल कार्बोकेटाइन, ये एथाइल कार्बोकेटाइन या जिस कार्बन पर धनावेश है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहा जाता है। और जिस कार्बन पर यहाँ पर धनावेश है वो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम तो होता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और है ये कितना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी प्रकार से यहाँ पर जिस कार्बन पर धनावेश है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। या अपने ऐसे कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है। तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो अपने मिथाइल को ही लेकर देखो कि ये मिथाइल में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, तो सिग्मा बंध गिन लिया करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आप हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना चाहते हैं किसी भी इलामेंट का तो आप उस इलामेंट के चारों ओर के सिग्मा बॉन्ड है वो कैलकुलेट कर लिया करो। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या बोलो कितनी है, 3 है। वेरी गुड, तो 3 है। एक सिग्मा बंध होता तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होता, 2 सिग्मा बंध हो तो sp2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp, एक सिग्मा बंध वाला को नहीं, 2 सिग्मा बंध वाला sp और 3 सिग्मा बंध वाला में 3 ही कक्षक आएंगे, एक s और 2 p, और 4 सिग्मा बंध हो तो sp3। और कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। तो कार्बोकेटाइन में 3 सिग्मा बंध होने के कारण कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। तो कार्बोकेटाइन की ज्यामिति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। और ये भी देखो कि कार्बन के बारी कक्षा में होते इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन 4 थे, एक त्याग दिया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। अब क्या किया इन्होंने, अन्य 3 कोई भी हो सकता है कि हाइड्रोजन से जुड़ी या एल्किल समूह से जुड़ी या फिर अन्य से जुड़े, यानी कि 3 के साथ जुड़ा हुआ है। मान लो मिथाइल कार्बोकेटाइन है तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये 3 बंध बन गया है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गई हैं, देखो कार्बन प्लस की बारी कक्षा में 2 2 2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है,
ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, यानी कि जिनमें भी लुईस कोसेल ने एक अष्टक नियम दिया था कि जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो स्थायी होते हैं, और जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो कम स्थायी होते हैं, वो स्थायित्व प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को दान कर या इलेक्ट्रॉन का साझा कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इनके बाहरी कक्षा में 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो इसकी नेचर क्या होती है? लुईस एसिड की होती है, या अपने ऐसे कहते हैं समस्त धनावेश हैं वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे लुईस एसिड हो। एक दो के एग्जाम्पल छोड़कर, जैसे NH4+ है, उस पर प्लस है लेकिन ये लुईस एसिड की बात व्यवहार नहीं करता, लेकिन मुख्य जितने भी धनावेश हैं सभी लुईस एसिड की बात व्यवहार करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। तो इनके बाहरी कक्षा में देखो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस स्पीसीज को क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज कहा जाता है। अष्टक नियम की पालना ये नहीं करता है। कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व, तो कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की बात करें, जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर धनावेश है वो अन्य 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एल्किल समूह मान लो मैथिल समूह है, तो 3 एल्किल समूह से जुड़ा है। ये जिस कार्बन पर धनावेश हो वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हो, जिस कार्बन पर धनावेश हो वो 1 एल्किल समूह से जुड़ा हो। मैथिल में कोई एल्किल समूह नहीं होता। अब देखो कार्बन का अष्टक अपूर्ण होने के कारण, इनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और कमी में कोई देने वाला मिल जाए तो स्थायित्व बढ़ जाता है। और CH3 का क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव के कारण है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धक्का देते हैं, तो इसका भी प्लस आई प्रभाव होता है, इसका भी प्लस आई प्रभाव होता है। तो 3 यहाँ पर मिथाइल समूह का क्या है? प्लस आई प्रभाव है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रही है। पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी लेकिन इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये कमी महसूस करेगा, जिसके कारण इसका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि इन 4 में से ये ज़्यादा स्थायी होता है। यहाँ पर अब प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले 2 ही हैं, तो इसका स्थायित्व थोड़ा सा तृतीयक से कम होता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ही प्लस आई है, इसका मतलब ये कम स्थायी होता है। और यहाँ पर 2 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह होने के कारण 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है, जबकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? कम स्थायी होता है। और इसके बाद में नंबर आता है मैथिल कार्बोकेटाइन का। तो मैथिल कार्बोकेटाइन में प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला कोई समूह न होने के कारण यह क्या होता है? बहुत ही कम स्थायी होता है। इसके अलावा कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व की व्याख्या हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन प्रभाव से भी की जा सकती है। अतिसंयुग्मन प्रभाव को बिना बंध का अनुनाद या बेकरनाथन प्रभाव कहा जाता है। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव या बेकरनाथन प्रभाव क्या होता है? इसको इस बात से समझो, जैसे मान लो कि कोई कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन कहा जाता है कार्बन पर यदि धनावेश हो तो कार्बन पर धनावेश वाला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। जैसे मान लो कि एथाइल कार्बोकेटाइन है, एथाइल कार्बोकेटाइन है, ये एथाइल कार्बोकेटाइन है। मान लो कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर ले, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां पर बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर ले तो क्या होगा? H C H C H H, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, यानी कि यहाँ डबल बंद हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन की सोचता 4 थी, 4 पूरी हो गई तो यहाँ पर धनावेश नहीं बचेगा, और यहाँ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर क्या आ गया? धनावेश आ गया।
अब देख लो ये इसकी अनुनादी संरचना है, लेकिन यहाँ पर कोई बंद ही नहीं बचा, इसलिए इस प्रभाव को बिना बंद का अनुनाद भी कहते हैं, यानी कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि बिना बंद का अनुनाद भी कहा जाता है इसे। और जिस कार्बन पर धनावेश होता है उसके पास उसके जो नजदीक वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 है। अल्फा हाइड्रोजन सामान्यतः इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अतिशुगमन प्रभाव में काम आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन काम आए, हो सकता था कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते यहाँ बंद बनाने में, तो क्या होता यदि ये इलेक्ट्रॉन आ जाते तो क्या होता। तो इसकी नादी संरचना इस प्रकार से होती, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन अतिशुगमन प्रभाव से बनने वाली संरचना इस प्रकार से होती। अब की बार क्या है, पिछली बार इनके बीच में कोई बंद नहीं था, अब की बार यहाँ कोई बंद नहीं है, यहाँ पर बंद आ गया, यानी कि ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर यही देखने को मिला है कि ये बंद का इलेक्ट्रॉन तो वापस चले गए हैं और ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, जिससे यहाँ पर प्लस आ गया है। हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएं तो इस पर प्लस आएगा, या मैं ऐसे कह दूँ ये वाले वापस आ गए हैं यहाँ पर और ये वाले वापस इधर चले गए हैं। कुल मिलाकर इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाए, धनावेश आ जाए। या इसी के नीचे बना देता हूँ मैं कि ऐसा हो जाए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाने में भाग ले ले, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बिना बंद का ना दर्शाएगा और यहाँ पर क्या है, प्लस है। और ये देखो ये इस प्रकार से बन जाएगा इस हाइड्रोजन पर। तो इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, इस संरचनाओं को अतिसुगमित संरचनाएं कहा जाता है। और जितना ज़्यादा अतिसुगमन प्रभाव दर्शाएगा, जैसे देखो यहाँ पर डबल बंद आना चाहिए था क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं। जितना ज़्यादा अतिसुगमन प्रभाव दर्शाया जाएगा वो है उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो इसमें यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अतिसुगमन संरचनाएं बन गई, एक खुद है और 3 नई बनी है। इसी प्रकार से किसी कंपाउंड में जैसे मान लो कोई कार्बोकेटाइन ऐसा है, जिस कार्बन पर धनावेश होता है, इस कार्बन पर मान लो धनावेश है, तो अन्य कार्बन, ये तीनों ही कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए तीनों ही हाइड्रोजन क्या है, अल्फा। यहाँ पर जुड़े तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये 9 और नई अनुनादी संरचना इस प्रकार से बना सकती है अतिसुगमन प्रभाव से। तो ये ज़्यादा स्थायी होगा, कोई जितनी ज़्यादा संरचनाएं बनाता है उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। फिर अपने देखें कि इस प्रकार का है, मान लो कोई कार्बोकेटाइन, तो इससे कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, 3 और 3 6 और बनेगी। तो क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से इसके अंदर ये एथाइल कार्बोकेटाइन है, तो ये एथाइल कार्बोकेटाइन की तो आपके सामने है ही। तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 और संरचनाएं बढ़ सकती है इसके अलावा। और मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई ना ये अतिसुगमन प्रभाव नहीं दर्शाएगा। तो अतिसुगमन प्रभाव ज़्यादा दर्शाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। तो अपने ऐसे कह दें स्टेबिलिटी है वो समानुपाती किसके है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन विद्यार्थीगण इस प्रकार के एग्जाम में उत्तर देने से पहले आप ये देखा करो कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं है क्या। सबसे पहले
रेजोनेंस को प्रायिकता देते हैं। रेजोनेंस के बाद के अंदर प्रायिकता देनी है हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में प्रायिकता देनी है आई इफेक्ट को। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले रेजोनेंस देखना चाहिए कि रेजोनेंस यदि किसी के अंदर है तो उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में आई प्रभाव अपने देखते हैं। यदि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास की संभावना हो तो पुनर्विन्यास हो जाता है। जैसे मान लो कि CH3 CH2+ है और ये CH3 है, तो ये कार्बोकेटाइन कौन से प्रकार का कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इससे यदि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बजाय 2 डिग्री और 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होती हैं तो क्या हो जाए कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सहित इस कार्बन पर आ जाए, तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन जुड़ जाएगा। देखो जैसे CH3 C पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या हो गया है H आ गया है और यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर अब क्या हो गया है धनावेश हो गया। यानी कि ये हाइड्रोजन क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है। हाइड्रोजन शिफ्टिंग से क्या हुआ है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल गया है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्थायी होता है। तो स्थायित्व का क्रम यह होता है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। तो इस प्रकार से 3 डिग्री से ज़्यादा वे होते हैं जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस पाए जाने वाले मान लो कि जैसे CH2 डबल बंद CH2+ ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस पाया जा रहा है। यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन बन गई डबल सिंगल प्लस, तो यहाँ इस कंडीशन में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस जिसमें पाया जाता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। इससे भी ज़्यादा स्थायी क्या होगा जिसमें रेजोनेंस और ज़्यादा पाया जाए, जैसे कोई बेंजीन वलय जुड़ी हो और इस प्रकार से यहाँ पर कोई जैसे प्लस हो तो वो ज़्यादा स्थायी होगा और ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ पर अनुनाद की कंडीशन बन रही है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस जहाँ जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा उसका स्थायित्व क्या होता जाता है बढ़ता जाता है।